दोस्तों हमारे देश की अदालतों में ना ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय अगर आपात स्थिति न हो तो पूरे समय ग्रीष्मकालीन अवकाश, जिसे सामान्य भाषा में गर्मी की छुट्टियां कहते हैं, अदालतों में सन्नाटा पसरा रहता है। भले पूरा का पूरा बहुत बड़ी संख्या में केस सीना ताने खड़ा हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप मामले की सुनवाई करिए, लेकिन पूरे जनता के दिमाग में आता है कि मामले की सुनवाई करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो अदालतें हैं वो तो ग्रीष्मकालीन के समय बहुत लंबे छुट्टियों में चल जाती है और उसमें आपातकाल थोड़ा बहुत छोड़ दे तो कोई सुनवाई होता नहीं है। तो दोस्तों अगर इस बात को ना आप थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए कि जैसे मान लीजिए ये तो न्यायपालिका की ग्रीष्मकालीन छुट्टी है और वो भी इतने ज़्यादा काम का बर्डन, इतने ज़्यादा पेंडिंग मामले होने के बाद अब आप लोग को कल्पना करिए, और कल्पना करने में मुश्किल नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई और विभाग जैसे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या कोई भी सरकारी कोई और विभाग हो, उसमें इतना ज़्यादा पेंडिंग मामले हो और ये बात अदालत में कोई लेकर चल जाए, कोई व्यक्ति या कोई संस्था, अदालत एकदम पूरा देश का हितैषी, वो है ही हितैषी, बन से इनकार नहीं है, लेकिन देश का ऐसा हितैषी जो पूरी तरीके से अपने काम के प्रति सजग है, बोल के बोलेंगे कि आप ये सब काम को करिए। ऐसा नहीं चलेगा। जनता इतना मेहनत से आपको पैसा देती है, आप जनता को ऐसे घुमा नहीं सकते। और तो और दोस्तों बता दूं कि कोरोना काल के समय सरकार, केंद्र हो चाहे राज्य हो, जी जान से लगी थी लोगों की जान बचाने में, लोगों की सेवा में। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। इसमें भी कोई व्यक्ति अदालत चल गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंच रहा था, तो जज साहब ने 4 घंटे के अंदर एनी हाउ ऑक्सीजन पहुंचाने का आदेश दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता और अच्छी बात है भी। ठीक है कि आप इतना ज़्यादा एक्टिव होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब अदालत के एक्टिव होने की बात आती है ना, अदालत को काम करने की बात आती है, तो अदालत एकदम पीछे हट जाता है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अदालत में ऐसे ऐसे मामले पेंडिंग है जो 73 साल तक मामले पेंडिंग रह चुके हैं या हैं अभी, और उसके बावजूद भी अदालतों को वहां नहीं दिखता कि वहां भी लोगों का जीवन दांव पर लगा है। दोस्तों केवल कोई व्यक्ति का बीमारी से मौत हो जाए, दुर्घटना से मौत हो जाए, वही केवल मौत नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति का समय, कीमती समय अगर बहुत बेरहमी से निकल जाए, वो भी उसके लिए एक मौत से कम नहीं होता। दोस्तों अब आप सोचिए कि जो मामला 73 साल पुराना होगा, उसके वादी प्रतिवादी की मौत हो गई होगी, वो कितना ज़्यादा अदालत के चौखट पर अपना माथा पीटे होंगे, लेकिन वो अपना फैसला नहीं सुन पाए, भले पक्ष में आता या विपक्ष में आता। दोस्तों अदालतों में ऐसे ऐसे भी मामले हैं दोस्तों कि कोई 21 साल का व्यक्ति अदालत में गया, उसको सजा हो गई और उसका केस चल रहा है, उसको जमानत नहीं मिल पाया, और केस चलते चलते वो 21 साल बाद जो व्यक्ति 42 साल का हुआ था, वो बोला कि जज साहब बोले कि आप बेगुनाह हो, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। उसकी जिंदगी के 21 साल कहाँ से ला कर दोगे? क्या वो जीवन का क्षरण नहीं है? वो 21 सालों में क्या क्या करता है, 21 साल में आदमी का कितना बड़ा समय गुजर जाता है पता चलता है। लेकिन इस बात से अदालतों को कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ता। अदालतों के समय को लेकर, लंबित मामले को लेकर कितनी बातें जा चुकी हैं, लेकिन अदालतों को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या भारत के अलावा अन्य देशों की अदालतों में भी छुट्टियां होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग अन्य देशों की अदालतों की छुट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे और वहां के जो पेंडिंग मामले हैं भारत से कम है या ज्यादा है, इसके मामले में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों विश्व में जापान की अदालत ही एक ऐसी अदालत है ना जिसका काम करने का दिन वर्ष में सबसे ज्यादा है। दोस्तों जापान की अदालत एक साल में 230 दिन काम करती है, और दोस्तों जान लो कि जापान में पेंडिंग मामले भारत से बहुत ज्यादा कम है। और इसका मतलब ये नहीं हुआ जापान का अदालत कार्य पेंडिंग मामले हमारा इतना कम है, भारत में इतना ज्यादा है, हम छुट्टियां मना लेते हैं, ग्रीष्मकालीन और बढ़ा लेते हैं, कुछ नहीं। काम मतलब काम। और उसके बाद अगर सेकंड नंबर की बात किया जाए तो चीनी अदालत में कार्य दिवस सबसे ज्यादा है। चीनी अदालत एक साल में 220 दिन खुले रहती है, और वहां का काम की दक्षता ऐसा है कि वहां का पेंडिंग मामले में भारत से बहुत ज्यादा कम है। लेकिन चीनी अदालत ने भी नहीं सोचा कि हमें थोड़ा छुट्टियां बढ़ा ले, इतना कम तो मामला है, भारत में तो इतना ज्यादा है। और दोस्तों उसके बाद अगर अमेरिकी अदालत की बात करेंगे तो अमेरिका का अदालत में एक साल में 200 दिन काम होता है, और अमेरिका का अदालत का जो पेंडिंग मामला है वो भी भारत से कम है। और दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग ब्रिटेन की अदालत की बात करेंगे तो ब्रिटेन का अदालत एक साल में 180 से 190 दिन तक खुला रहता है। मतलब कि 180 दिन का टाइम है खुलने का, कार्य दिवस का, और अगर कोई काम पड़ गया तो 190 दिन भी हो जाता है।
और ब्रिटेन की अदालत में जो पेंडिंग मामले हैं ना वो भी भारत से कम है। उसके बाद अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की अदालत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अदालत एक साल में 150 दिन से लेकर 250 दिन तक खुलता है। मतलब ऐसा है कि 150 दिन तो खुलना ही है अदालत एक साल में, लेकिन अगर मामले पेंडिंग आ गए तो वो 250 भी जा सकते हैं। मतलब 100 दिन का अंतर। मतलब ऐसा है कि अगर ज़्यादा मामले आ गए, पेंडिंग मामले आ गए तो 100 दिन मतलब 3 महीना से लेकर 3 से 3.5 महीना का लगभग समय होता है। तो मतलब 3 से 3.5 महीना तक अपनी छुट्टियों को आगे पीछे कर सकते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया की अदालत। और अगर भारत की अदालत की बात करें तो भारत की अदालत में थोड़ा सा विविधता है। सुप्रीम कोर्ट 180 दिन साल में काम करता है। 180 दिन मतलब 6 महीने एवरेज जोड़ेगा तो साल का आधा दिन काम करता है। और उसके बाद अगर हाई कोर्ट की बात किया जाए तो 222 दिन काम करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ की अदालत का पेंडिंग मामला तो ऐसा है कि पूछो मत। यहाँ के कई ऐसे फैसले हैं जिनका 73 साल भी लग चुका है। मतलब वादी प्रतिवादी सबकी मौत हो गई है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आता होगा कि भारत की जो अदालतें हैं ना, इतनी लंबी पेंडिंग मामले के बाद भी काम को इतना सीरियस क्यों नहीं लेती? क्यों ग्रीष्मकालीन गर्मी की जो छुट्टियां होती है ना, वो छुट्टियों को बढ़ाते रहती है। दोस्तों इसका बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊं, आसान भाषा में, तो जिस व्यक्ति को अधिकार पूरा मिल जाएगा लेकिन जवाबदारी नहीं मिलेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो या संस्था हो, वो कभी भी अपने काम को ऐसे ही पूरा लापरवाही पूर्वक करेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत की अदालत में ना जजों की नियुक्ति की 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक कॉलेजियम है और एक क्या है, एनजेएसी। तो कॉलेजियम का मतलब ये होता है ना कि जज ही नियुक्त करेंगे कि अगला जज कौन होगा, और उसके बाद का जज नियुक्त करेंगे कि अगला कौन होगा। मतलब अपने भावी उत्तराधिकारी को खुद जज ही नियुक्त करेंगे और इसकी कोई भी क्राइटेरिया बाहर नहीं है, कोई पारदर्शिता जैसे कोई चीज नहीं है। मतलब जज तय कर दिया, आपको बताएंगे भी नहीं। अब इस सिस्टम के तहत क्या होता है ना कि कोई भी जज है ना, उसको जनता से सीधे मतलब नहीं रहता। कोई भी फैसला ले लो, छुट्टी ले लो, क्या हो गया, ना वोट से मतलब है ना कोई मतलब है, और जनप्रतिनिधि भी आपके चुनाव में है नहीं। और दूसरा ना अदालतों का मतलब चुनाव का व्यवस्था होता है एनजेएसी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जजों के चुनाव में ना जनप्रतिनिधि जैसे सांसद हो गए, विधायक होगा या कोई जनता का चुना हुआ व्यक्ति जजों के चुनाव में बैठेगा। तो उससे क्या होता है ना कि जो अदालत के जो जज होते हैं ना, उनका जो चुने हुए व्यक्ति को ऊपर एक जवाबदेही रहता है। अधिकार तो रहता है लेकिन अधिकार के साथ जवाबदारी भी मिलता है। तो वो जन कल्याण के फैसले, और जैसे अगर लंबित मामला हो तो थोड़ा सीरियस होंगे कि नहीं भैया मेरे को चुन के जो भेजे हैं, काम करने के लिए भेजे, नहीं तो मुझे हटा भी सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं। हालांकि सरकार ने एक कोशिश किया था 2015 में एनजीएसी के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कह दिया कि ये गैर संवैधानिक है। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे बता दिए गैर संवैधानिक है, समझ में नहीं आता। और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लोकतंत्र जिसमें हर व्यक्ति जनता के माध्यम से चुना जाता है, हर व्यक्ति का मतलब प्रमुख रूप से विधायिका और जैसे कि सांसद विधायक है सब, और उसके बाद जो प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति हो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का माध्यम से ही आता है। जैसे प्रधानमंत्री बाद बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री का भी अपने राज्यों में ऐसी यही हाल है, मतलब ऐसे ही चुने जाएंगे। और जो ऑफिसर जो होते हैं ना, जैसे आईएएस ऑफिसर, पीएससी ऑफिसर, ये सब के सब मतलब एग्जाम देकर तो पास करते हैं, लेकिन ये सब के सब मतलब मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब कार्यपालिका के अंदर रह के काम करते हैं। मतलब इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का मतलब कंट्रोल रहता है, लेकिन न्यायपालिका में ऐसा व्यवस्था नहीं है, इसलिए न्यायपालिका निश्चिंत है। अब दोस्तों ये मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया होगा कि भारत के पेंडिंग मामले लंबे क्यों रह जाते हैं, और भारत की जो न्यायपालिका है वो इस पेंडिंग मामले को लेकर सीरियस क्यों रहती है। अब आप कल्पना करिए कि भारत की न्यायपालिका में चुने जाने का व्यवस्था ऐसा हो जिसमें क्या हो, एनजीएसी व्यवस्था बताया, जिसमें ये हमारे विधायक, सांसद अलग अलग पार्टियों के ही अदालतों के जजों को चुनेंगे, तो उस वक्त जजों के ऊपर जवाबदारी रहेगी। अब इसमें अदालत अपनी बचाव में ये कहती है कि इससे न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं होगा। भैया वैसा कहोगे तो प्रधानमंत्री भी अलग अलग पार्टियों से चुने जाते हैं। मेन जनता तो चुना ना देश का, तो क्या वैसे में तो प्रधानमंत्री को भी कहना चाहिए कि हमको एक बार चुन दो, हम प्रधानमंत्री हमेशा रहेंगे। क्योंकि अगर जन भागीदारी या जनता के द्वारा कहे जाओगे तो मेरे ऊपर दबाव रहेगा, अलग अलग पार्टियों का दबाव रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपका चुनाव अगर सीधे विधायक और अलग अलग बहुत सारे तरीके से अगर जनप्रतिनिधि आपका चुनाव करे, तो सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि आपको चुनाव करेंगे ना, तो फिर उसमें कैसे आप पर दबाव रहेगा। और ऐसा कोई व्यवस्था, और
बनाइए ना कि आपको जल्दी हटाया ना जा सके बिना कारण का। और है भी, आपको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जो बहुत कड़ी प्रक्रिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत की जो न्यायपालिका का लेट लतीफ़ी का प्रमुख कारण यही है कि जितने भी अधिकार है उसे मिले हैं, लेकिन उसकी जवाबदारी जिम्मेवारी तय नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया हूँगा कि भारत की न्यायपालिका का कार्य करने का दिवस कितना है, भारत की न्यायपालिका अपने कार्य में देरी क्यों करती है, और अन्य संस्थाएं जैसे कार्यपालिका विधायिका क्यों अपने काम को बखूबी निभाती है। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।